बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस एंड एडेप्टेशन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाट इज़ एडेप्टेशन। Homeostasis, the body ability to maintain a stable internal environment despite external changes. Homeostasis हम इसे कहते हैं जब हमारे बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स है वो चल रही है, टेम्परेचर है, हमारे जितनी भी फंक्शन है, ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट वो स्टेबल होता है। बेशक बाहर जो एनवायरनमेंट है वो गर्मी हो, सर्दी हो, मतलब माहौल जिस तरह भी हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। ओके, तो ये कौन से सिस्टम पे स्टेबल होता है? होम्योस्टेसिस पे। हमारे बॉडी की वो एबिलिटी कि इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी की जब स्टेबल होता है, बेशक एक्सटर्नल चेंजेस हो, बाहर गर्मी हो, सर्दी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारा इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा सर्दी की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, बाहर जो है स्नोफॉल है, बहुत ज़्यादा जो है सर्दी है, लेकिन हमारा बॉडी अंदर से जो है गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। क्यों? अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर हमारा जो है रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, क्यों? ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। अगर हम बात करें बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वो हद से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 45 होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 36.1 होता है, नॉर्मल होता है। क्यों? ये हमारी भी बॉडी की होम्योस्टेसिस है। बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिस तरह भी हो, लेकिन हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है स्टेबल होता है। किस वजह से? होम्योस्टेसिस प्रोसेस की वजह से। तो ये हमारे बॉडी की एक एबिलिटी होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो टेम्परेचर रेगुलेशंस हैं। ओके, हमारे बॉडी के अगर हम बात करें जब बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होता है, ओके, और या हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है? स्वेट बाहर निकलते हैं ना, वेजोडाइलेशन होता है और स्वेट बाहर जो है निकलते हैं। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी जो है कूल होते हैं, टेम्परेचर बाहर की तरफ जो है हॉटनेस जाता है। या अगर हम बात करें हमारे बॉडी जो है हद से ज़्यादा कूल होता है तो शिवरिंग होता है, तो शिवरिंग होता है, तो शिवरिंग की वजह से क्या होता है? जनरेट हीट, तो हीट जनरेट होता है। इसी तरह अगर हम ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की बात करें, ओके, तो अगर हमारे बॉडी के इंसुलिन लेवल कम है, ओके, तो हमारा जो अगर इंसुलिन लेवल कम है तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा। अगर इंसुलिन लेवल ज़्यादा है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ये कम होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास, या फ्लूइड बैलेंस की बात हम करें, हमारे जो किडनी होते हैं, ओके, तो ये क्या है? ये एक होम्योस्टेसिस है। इसके बाद है एडेप्टेशन। चलिए एडेप्टेशन की डिफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज बिकम बेटर सुइटेड टू इट्स एनवायरनमेंट ओवर टाइम। स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि जब बाहर जो एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इसके साथ साथ अक्सर हमारा बॉडी भी जो है चेंज होता चले जाता है। ठीक है, कैसी? अगर स्ट्रक्चर की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, इवोल्यूशन में, तो टाइम के साथ साथ एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो एनिमल्स या ह्यूमन के शेप में भी चेंज होता है। जिस तरह जिराफा की जो एग्जांपल था, या मतलब जो हमारे पास जो पीगन्स थे या जो बर्ड्स थे, इसके जो मतलब चूंच की बात होती थी, ओके, तो वो मतलब बाज़ औक़ात जो है थिन होती थी, बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा जो है लार्ज होती थी। इस तरह के जो है एडेप्टेशन, माहौल के साथ खुद को चेंज करना, एडेप्ट करना, तो ये क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। ओके, इसमें हमारे पास डेजर्ट एडेप्टेशन है, हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन की बात करें तो ह्यूमन जब हाई एल्टीट्यूड पे जो है रहते हैं, ओके, माउंटेन पे रहते हैं, तो इसके जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? इसलिए कि इस बंदे को जो है ज़्यादा
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन के लिए तो रेड ब्लड सेल ज़रूरी होते हैं। तो इस बंदे की बॉडी में जो है ज़्यादा रेड ब्लड सेल होते हैं हाई एल्टीट्यूड वाले, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ इसकी बॉडी ने ये बात मानी है कि आपने क्या करना है, अडेप्ट करना है माहौल के साथ खुद को। ओके, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है और हमारे बॉडी की वो एबिलिटी कि वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखता है, तो ये होम्योस्टेसिस होता है। और एडेप्टेशन, माहौल के साथ खुद को तब्दील करना, खुद को चेंज करना, खुद को अडेप्ट करना, तो ये क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। तो आज इस चैप्टर में हम होम्योस्टेसिस एंड एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ये स्लाइड सर मोहम्मद जियाद की है, लेक्चरर INS KMU पेशावर। ये स्लाइड्स आप लोगों ने जो है फॉलो करनी है, इसी से जो आपकी पेपर है वो कवर हो सकती है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के टर्म जो है डिफाइन करनी है, जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है। डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट होम्योस्टेसिस, वो कौन सी फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस जो है अफेक्ट कर सकता है। एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन करनी है और फीडबैक मैकेनिज्म के जो कंपोनेंट्स है वो डिस्कस करनी है। इंटरप्रेट द रूल ऑफ फीडबैक प्रोसेस इन होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस में जो फीडबैक प्रोसेस के जो रूल्स है वो हमने इंटरप्रेट करनी है। मेंटेनेंस विद एग्जाम्पल, और इसके हमने मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल देनी है। आइडेंटिफाई स्टेजेस टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस थ्रू चार्ट्स, चार्ट के जरिए हमने स्टेजेस और टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस जो है आइडेंटिफाई करने हैं, तो ये फिजियोलॉजी में आते हैं, पी में। ओके, अडॉप्ट हाउ टू केयर एंड हैंडल मॉडल्स एंड चार्ट्स, और फिर हमने क्या करना है, कैसे हम केयर और हैंडल कर सकते हैं चार्ट्स और मॉडल्स को। ओके, तो ये हमारे पास एनाटॉमी में आते हैं, जो चार्ट्स है इसको हमने फिल करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे हमारे पास, वो हमने डिस्कस करनी है आज इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस डिफिनेशन, द टर्म होम्योस्टेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। होम्यो विच मीन सेम, होमो मीन सेम, एंड स्टेसिस विच मीन स्टैंडिंग, सेम स्टैंडिंग, सेम स्टैंडिंग मीन स्टैंग द सेम। ओके, एक जैसा रहना। बाहर बेशक टेम्परेचर चेंज हो, बाहर बेशक एनवायरनमेंट चेंज हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेकिन अंदर हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी में, तो इसने रेजिस्ट पेश करना है और इसने मेंटेन और स्टेबल रहना है। तो ये हमारे पास क्या है, सेम स्टैंडिंग। वो हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेम स्टैंडिंग है, वो बिल्कुल अपनी जगह जो एक जैसा जो है रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो। ओके, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मीन स्टैंग द सेम। अगर हम सिंपलेस्ट मीनिंग में इसको देखें, स्टैंग द सेम। ओके, स्टैंग द सेम मीन एक जैसा रहना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। इट इज एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट विच स्टे दी सेम, ये हमारे बॉडी के ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट है जो बिल्कुल सेम जो है रहता है। ओके, एक जैसे रहता है। तो ये हमारे पास है होम्योस्टेसिस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। द इंटरनल एनवायरनमेंट, अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। द इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द कंडीशन इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इनसाइड जो कंडीशन चल रहे हैं, जो सिस्टम काम कर रहा है, जो फंक्शन है, वो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है। ओके, टेम्परेचर है, ग्लूकोज रेगुलेशन है, फ्लूइड मेंटेनेंस है, ये सब। These conditions remain more or less constant despite changes in the outside environment. और ये जो conditions है, ओके, remain more or less constant, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो कंडीशंस चल रहे हैं ये बिल्कुल कांस्टेंट चल रहे हैं। ओके, डिस्पाइट मीन इसके बावजूद, चेंज इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बेशक एनवायरनमेंट में चेंज हो, आउटसाइड एनवायरनमेंट में गर्मी हो, सर्दी हो, एनवायरनमेंट जिस तरह भी हो, इसके बावजूद हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, ये होम्योस्टेसिस है। इन प्रैक्टिस इट कम डाउन टू प्रोवाइड ए स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, तो इसके लिए स्टेबल एनवायरनमेंट जो है जरूरी है, और इसके लिए स्टेबल प्रोवाइड को जो है, स्टेबल एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करता है कौन, होम्योस्टेसिस। Definition: the maintenance of the internal environment within narrow limits is called homeostasis. हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसके मेंटेनेंस, ओके, ये क्या होता है, ये हमारे पास होम्योस्टेसिस होता है।
हमारा जो इंटरनल बॉडी कंडीशंस होते हैं वो कांस्टेंट रहना है, ओके, वो मेंटेनेंस में रहना है, वो स्टेबल रहना है, ओके। और इसमें ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 100% मेंटेनेंस है, इसमें नैरो लिमिट्स होते हैं। थोड़े से 0.0 पे जो टेम्परेचर ऊपर भी जा सकता है, 0.0 से जो है नीचे भी आ सकता है, तो ये नैरो लिमिट्स तक जा सकता है, लेकिन मेजर लिमिट्स पे नहीं जा सकता है। हद से ज़्यादा लिमिट जो क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है होम्योस्टेसिस, ओके। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस को, हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें डिजीज है, अगर हमारे बॉडी में डिजीज है, पैथोलॉजी है, ओके, तो इस वजह से जो है हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो इफेक्ट हो सकता है। जो जिस बंदे को डिजीज होते हैं, तो डिजीज में क्या होता है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, तो बंदा जो है डिस्कम्फर्ट फील करता है, खुद को जो है बेचैन बेसुकून फील करता है, इसके बॉडी में इन्फेक्शन होता है, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज की वजह से हमारे होम्योस्टेसिस इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी चीज पे जो है टेंशन लेते हैं, ओके, किसी चीज पे जो है टेंशन लेते हैं, और या जो हमारे बॉडी में स्ट्रेसर आता है, तो स्ट्रेसर की रिएक्शन में हमारा बॉडी जो है स्ट्रेस जनरेट करता है, ओके। जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है। फिर स्ट्रेस की भी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, पीटीएसडी है, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस हमारे बॉडी में जब होता है, तो हमारे माइंड के जो होम्योस्टेसिस है वो जो है क्या करता है, इसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लाइफस्टाइल, अगर एक बंदे के लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जो है चेंज है, वो बहुत ज़्यादा और लोगों से जो है बहुत चेंज है, तो वो भी होम्योस्टेसिस पे जो है इफेक्ट कर सकता है। इंजरी, जब बॉडी इंजरी होता है, तो इस वजह से जो है होम्योस्टेसिस इफेक्ट हो सकता है। डिहाइड्रेशन, जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, हमारे बॉडी से जो है वाटर निकलते हैं डायरिया में, ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो इफेक्ट हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स मीन, जब हमारे जो मतलब फैमिली होता है, ओके, जिस फैमिली में हमारा जो है बर्थ हुआ है, और फिर इसमें जो हमारे माँ बाप को कोई मसला है, हमारे जो सिबलिंग है, या जो जितनी भी है हमारा जो मतलब माँ बाप होते हैं, इसके जीन में कोई फैक्टर्स है, तो हमें भी जो है ट्रांसफर हो सकते हैं प्रीडिस्पोजिशन पे, तो होम्योस्टेसिस इफेक्ट हो सकता है। आउटसाइड टेम्परेचर, और जब आउटसाइड टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो या हद से ज़्यादा कम हो, ओके, तो ये भी हमारा होम्योस्टेसिस जो है इफेक्ट कर सकता है, ओके। Feedback mechanism. What is feedback mechanism? A feedback mechanism is a physiological loop that brings the body either toward or away from the normal steady state. ये feedback mechanism हमारे पास एक physiological loop है। Physiological loop क्या मतलब? ये एक लूप है, इससे स्टार्ट होता है और इसी पे जो है फिर से स्टॉप होता है, ओके। दैट ब्रिंग द बॉडी आइदर टूवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, इंटरनल बॉडी नॉर्मल कंडीशन जो होते हैं, इससे बॉडी या टूवर्ड होते हैं, मतलब आगे आता है, या इसके जो मतलब अवे जाता है, थोड़े से जो है डिविएशन करता है हमारे बॉडी। तो ये क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में। जब नॉर्मल या स्टेडी स्टेट से बॉडी हमारा जो है डिविएट होता है, मतलब चेंज होता है, होम्योस्टेसिस थोड़ा सा इफेक्ट होता है, तो इसी की रिजल्ट में एक फिजियोलॉजिकल लूप स्टार्ट होता है, ओके। वो लूप क्या होता है, इसमें हमारे बॉडी की जो है फीडबैक होता है। हम क्लास में कहते हैं ना, सर कहता है कि फीडबैक दो, आप मुतमईन है या नहीं है, तो स्टूडेंट जो है इसको फीडबैक देते हैं। तो इस तरह ये हमारे बॉडी की फीडबैक है कि कौन कौन सी जगह पे मसला है, कि हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस जो है डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर वो फीडबैक हमारे ब्रेन पे जाता है और वो इसको चेक करता है, ओके। तो ये हमारा जो जब नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है थोड़ा सा जो है क्या होता है, डिविएट होता है स्टेडी स्टेट से या नॉर्मल से, तो ये एक फिजियोलॉजिकल लूप जो है जनरेट होता है और हमारे बॉडी को जो है इन्फॉर्म करता है कि ये मसले हैं। द फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो रेफर्स एज टू फीडबैक लूप। ये फीडबैक लूप भी कहा जाता है, ओके। आइदर एम्पलीफाइज ए सर्टेन बायोलॉजिकल पाथवे और इनहिबिट इट। या तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल पाथवे को एम्पलीफाई करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है, या इसको जो है क्या करता है, इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। क्यों? अगर फीडबैक लूप पे ही बात आ गई कि ये जगह पे मसला है, ये इंटेंसिफाई हुआ है, ये ज्यादा हुआ है, तो हमारा बॉडी उस जगह को जो है कंट्रोल करता है।
अगर कंट्रोल करता है तो इनहिबिट करता है। या अगर हमारे फीडबैक लूप ने ये कहा कि ये जगह जो है पोर काम करता है, अच्छा सा काम नहीं करता है, तो फिर हमारे बॉडी ने क्या करना है, इसको जो है कंपेंसेट करना है, इसको जो है इंटेंसिफाई करना है, एम्पलीफाई करना है, बायोलॉजिकल पाथवे को और भी एम्पलीफाई करता है। ओके, तो ये क्या होता है, फीडबैक लूप होता है। जब टीचर को हम कहते हैं कि आप में ये मसले हैं, या इस टीचर में ये वाला मसला है, ये जो है क्लास को अपने साथ जो है एंगेज नहीं कर सकता है, या ये नॉलेज जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता है, या ये व्हाइट बोर्ड टच नहीं करता है, या ये स्लाइड जो है टीच नहीं कर सकता, या ये जो है जस्ट क्लिनिकल जो है एग्जाम्पल देता है, या ये जो क्लिनिकल एग्जाम्पल नहीं देता है, ये जो मसले हैं जब हम प्रिंसिपल या डायरेक्टर या हम अपने टीचर को जो है कहते हैं कि ये मसले हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर ये मसले इसमें है तो फिर इसको वो इनहिबिट करता है। ओके, अगर ये मसले इसमें नहीं है, ओके, अगर वो सही से एक्सप्लेन नहीं करता तो फिर इसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, वो अपने अंदर जो है ये वाला एबिलिटी क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास एक फीडबैक लूप है। ओके स्टूडेंट्स, These pathways most commonly return the body to homeostasis। और ये जो pathways हैं फीडबैक लूप की, ये हमारे होम्योस्टेसिस जो है वापस जो है रिटर्न करता है। When there is a change in a system, जब सिस्टम में चेंज आता है हमारे बॉडी में, an alarm is triggered, तो हमारे बॉडी में एक अलार्म जो है वो ट्रिगर होता है, वो स्टार्ट होता है, विच कॉज द फीडबैक लूप टू स्टार्ट। और इसी वजह से हमारे बॉडी में जो है एट फीडबैक लूप जो है स्टार्ट होता है। द आउटपुट आइदर सपोर्ट और हैंडल द मॉडिफिकेशन। और जो आउटपुट है वो क्या करता है, या सपोर्ट करता है मॉडिफिकेशन को, या इसको हैंडल करता है। हैंडल क्या होता है, रिकॉर्ड, जो मॉडिफिकेशन में रिकावट देता है, या इसको जो है सपोर्ट करता है कि आपने आगे जाना है, ये जो है आपने होम्योस्टेसिस को सपोर्ट करना है, इसको जो है आपने मेंटेन रखना है। ओके, इसी को हम डिस्कस करते हैं स्लाइड्स में। ओके, क्योंकि ये डिटेल के साथ हम आने वाली जो है स्लाइड में डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ये कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, कंपोनेंट में क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट। ये जो हमारे पास जो कीले हैं, ओके, अगर ये आपके स्किन के साथ टच हो, या हमारे पास ये बाल पॉइंट है, इसके जो टिप है, इसको हम अगर स्किन पे जो है मारे, ओके, तो ये हमारे पास एक स्टिमुलस है। शार्प चीज जो हमारे स्किन पे जो है या हमारे बॉडी में जो है क्या करता है, हमारे बॉडीज को डिटेक्ट करता है, तो ये स्टिमुलस होता है। इसके बाद है रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे स्किन में होता है, ओके, जो सेंस ऑर्गन्स है, तो ये रिसेप्टर क्या करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। ओके, और रिसेप्टर जो है हमारे पास जो है स्किन होता है मोस्टली। ओके, ये स्किन जो है या रिसेप्टर कहाँ पे जो है, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, तो इसी को इन्फॉर्म करता है, तो फिर ये जो है मैनेज करता है। ओके, ये फैसला करता है कि आपने क्या करना है। तो ये मोटर न्यूरॉन के जरिए जो है अफेक्टर को जो है खबर करता है, इसको इन्फॉर्म करता है। अफेक्टर क्या होता है, हमारे पास मसल होते हैं, ग्लैंड होते हैं। तो अगर मसल की काम है, अगर मेरे पास बॉल पॉइंट है, मैंने किसी फ्रेंड के स्किन पे जो है इसको मारा, ओके, तो ये शार्प है, तो इसके लिए ये जो है स्टिमुलस है, ये बॉल पॉइंट, और इसके स्किन रिसेप्टर ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को कहा, स्पाइनल कार्ड को कहा, स्पाइनल कार्ड ने क्या कहा, स्पाइनल कार्ड ने अफेक्टर को कहा कि हाथ जो है, आप अपना हाथ जो है मतलब रिएक्ट करे, इसको आप हिलाए, तो वो बंदा जो है क्या करता है, ओह दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास अफेक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, इस तरह जो है ये हमारे पास मसल, अगर हमारे पास ये जो है अगर फिजियोलॉजी है, हमारे बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होता है, तो स्टिमुलस जो है आता है, रिसेप्टर जो है इसको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है इन्फॉर्म करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टर, तो हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन जो है रिलीज करते हैं। ओके, तो स्टिमुलस हमारे पास क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट। रिसेप्टर हमारे पास क्या है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, ओके, या ऑल्फेक्शन है, टेस्ट है, या हमारे जो ऑडिएटरी है, या जो सेंसेस है, ओके, या जो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, जो रिसेप्टर जो क्या है सेंसेस को जो है कलेक्ट करता है, या हमारा जो स्किन होता है, तो ये क्या होता है, सेंसेशन, ये रिसेप्टर में होता है जो स्किन में होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड है, और इफेक्टर में हमारा मसल या ग्लैंड्स है। इसको हम डिटेल के साथ फिर भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्टिमुलस। Stimulus is something which causes change in the system including the variable। स्टिमुलस हमारे पास जो है कुछ चीज़ें होते हैं जो हमारे सिस्टम
जो है इसमें चेंजेस लाते हैं, ओके, इंक्लूडिंग द वेरिएबल। जो मतलब वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता है, तो ये एनवायरनमेंट में चेंज होता है और हमारे बॉडी या स्किन या सेंसेशन को जो है क्या करता है, इसको डिस्टर्ब करता है। स्टिमुलस डिनोट दैट द वेरिएबल हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स टिपिकल रेंज। और ये वेरिएबल क्या करता है, ये अपने टिपिकल रेंज से जो है क्या होता है, वेरिएबल होता है, अपने जो लिमिट है वो क्रॉस करता है, हेंस कमेंसिंग द होमोस्टेसिस प्रोसेस। तो इस वजह से जो है होमोस्टेसिस प्रोसेस जो है कमेंस होता है, शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है जब स्टिमुलस आता है, ओके। याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से होमोस्टेसिस प्रोसेस किस वजह से जो है कमेंस होता है, स्टार्ट होता है, ये स्टिमुलस की वजह से, ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। इसके बाद क्या है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ए स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर द बॉडी इंटरनल फंक्शन एंड कंडीशंस। ये रिसेप्टर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शन जो है या कंडीशन को जो है क्या करता है, मॉनिटर करता है, डिटेक्ट चेंज इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कैरी दिम टू द कंट्रोल सेंटर। और ये क्या करता है, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं स्टिमुलस की वजह से, तो इसको डिटेक्ट करते हैं और इसको कैरी करता है, इसको लेते हैं कंट्रोल सेंटर में, ब्रेन को, ओके, कि ये हमारे बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आई है स्टिमुलस की वजह से। और किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कंट्रोल सेंटर में क्या होता है, द सेंटर दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर अबाउट ए चेंज इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन एंड रिले मैसेज टू इफेक्टर टू चेंज देयर फंक्शन टू करेक्ट द डिविएशन। इसमें क्या होता है, कंट्रोल सेंटर क्या करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करता है कि क्या क्या चेंजेस आई है हमारे बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट में, ओके। और फिर ये जो है क्या करता है, थ्रू मोटर न्यूरॉन ये इफेक्टर को जो है इन्फॉर्म करता है कि आपने एक्शन लेना है, ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सुटेबल डिविएशन आई है इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू, तो आपने क्या करना है, आपने जो है ये वाला एक्शन जो है परफॉर्म करना है, ओके। तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ये एक ब्रिज होता है रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच में, ओके। In most homeostatic mechanism, the control center is the brain। और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारे पास जो है क्या है, कंट्रोल सेंटर होते हैं, ओके। तो कंट्रोल सेंटर मैसेज जो है रिसीव करता है रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, और फिर इफेक्टर को जो है मैसेज कन्वे करता है थ्रू मोटर न्यूरॉन, ओके। इसके बाद है इफेक्टर। A muscle or organ that receive message from the control center to change its function in order to correct a deviation in the body internal condition। जो हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस थे, इसमें डिविएशन आया था ना स्टिमुलस की वजह से, तो फिर क्या हुआ, रिसेप्टर ने इसको जो है रिसीव किया और रिसेप्टर ने ये जो है कंट्रोल सेंटर को जो है दिया, ओके, ट्रांसमिट किया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। और फिर जो है इफेक्टर ने क्या किया, इफेक्टर ने मैसेज जो है रिसीव किया कंट्रोल सेंटर से, जो जो चेंजेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो है आई है, तो इफेक्टर ने इसको जो है मैनेज करनी है, ओके। तो इफेक्टर में हमारे पास जो है मसल्स है और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स है, ओके, और इसमें जो है ग्लैंड्स भी है। कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारे पास एक जो है हार्मोन भी है। इसमें हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो सेकंड ईयर है या 10 क्लास है, इसमें आप लोगों ने हार्मोन जो है डिटेल के साथ पढ़ा है, ओके। लेकिन फिर भी अगर किसी को पता नहीं है, हम इधर जो है डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर सेकंड सेमेस्टर में इस पे जो है डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं, ओके। इंशाल्लाह इस पे जो है चैप्टर है और इस चैप्टर को जो है हमने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है डिटेल के साथ। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स है और न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। हार्मोन क्या होता है, केमिकल रेगुलेटर्स ऑफ फिजियोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट विच इज टिपिकली सिंथेसाइज्ड इन वन रीजन ऑफ द बॉडी एंड एक्टिव इन अनदर। ये हमारे पास हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं, ओके, जो मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड से जो है ये रिलीज होता है, ओके। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं इसको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के जो ग्रोथ होता है इसको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के जो डेवलपमेंट है इसी को रेगुलेट करता है। और ये एक जगह में जो है डेवलप होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और दूसरी जगह पे जो है ये अपना एक्शन करता है, अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, तो ये ब्रेन में जो है एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उधर जो है हाइपोथैलेमस है इससे ऊपर। तो हाइपोथैलेमस में जो है हमारे पास हार्मोन जो है बनते हैं,
अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन के, और फिर ऑक्सीटोसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, ओके, या हाइपोथैलेमस सॉरी पोस्टीरियर जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी में बनते हैं, और एक्ट कहाँ पे करता है, एक्ट करता है जो है हमारे फीमेल के जो यूटेरस है, ओके, इस पे जो है एक्ट करता है। तो बनती एक जगह और एक्शन दूसरी जगह पे करता है। और हमारे बॉडी के मुख्तलिफ किस्म की जो फिजियोलॉजी है, जो अगर हम T1 T3 T4 हार्मोन की बात करें, थायरोक्सिन और थायरोनिन, ओके, कैल्सिटोनिन, तो ये मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजी पे जो है काम करता है, ग्रोथ पे। ओके, तो ग्रोथ पे और हमारे बॉडी की जो डेवलपमेंट है, ओके, इसी पे डिपेंड जो है करता है, तो इसी पे जो है इफेक्ट करता है, सॉरी, हार्मोन, ओके। तो ये हमारे पास एक केमिकल रेगुलेटर्स हैं हमारे बॉडी के। अब हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक लूप, a homeostatic mechanism that oppose or resist a change in the body internal condition। स्टूडेंट्स याद रखना, हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसमें जो चेंजेस आते हैं, ओके, तो इसको जो हमारा बॉडी अपोज करता है या इसको रिजिस्ट पेश करता है, इसके अपोजिट जाता है, इसको मेंटेन रखता है, तो वो हमारे पास है होमोस्टैटिक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक लूप है ये, ओके। तो हमारा बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, ओके। A mechanism that positive feedback loop increase or enlarge a change in the body internal condition। और पॉजिटिव फीडबैक लूप या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसी में जब चेंजेस आते हैं, तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या करता है, इस चेंजेस को और भी जो है इंटेंसिफाई करता है और भी इंक्रीज करता है, ओके। तो ये हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे बॉडी के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है ज़रूरी है, ओके। तो नेगेटिव फीडबैक लूप में क्या होता है, हमारे बॉडी में जब इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होता है या चेंज आता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप क्या करता है, इसी को रेजिस्ट पेश करता है, इसी को नॉर्मलाइज करता है, इसी को डिक्रीज करता है। और ये पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या करता है, इसी इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं इसी को और भी इंक्रीज करता है, ओके, तबाही की तरफ जो है ले जाता है। तो हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। स्टूडेंट, एक और ट्रिक आप लोग याद रखें, जब आपकी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के रिजल्ट जो है डिक्रीज पे आता है, जब रिजल्ट जो है डिक्रीज में आता है, लास्ट में जो है आपको पता चल रहा है कि ये बॉडी के जो फंक्शन है वो डिक्रीज हुआ, ओके, नॉर्मल हुआ, तो आप लोग समझे कि ये नेगेटिव फीडबैक लूप है। जब आपको पता चलता है कि आउटपुट हमारे पास इंक्रीज है, ज्यादा आई है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है, ओके। इसी के एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ये है नेगेटिव फीडबैक लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इसी को समझना है। इट अप्लाइज टू मेनी सिस्टम इन द बॉडी, टेम्परेचर रेगुलेशन इज वन एग्जांपल। इट अप्लाइज टू मेनी सिस्टम इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में अप्लाई होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ओके। टेम्परेचर रेगुलेशन इज वन एग्जांपल, टेम्परेचर रेगुलेशन हमारे पास एक एग्जांपल है, किस चीज के, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। इफ द ब्लड टेम्परेचर राइज, a heat gain center in the brain sent nerve impulse to the skin which cause vasodilation and sweating which cool the blood, ओके। अब इसमें आप देखें, जब हमारे ब्लड का टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो हीट गेन होता है कहाँ पे, हमारे सेंटर में, जो ब्रेन होता है, ब्रेन सेंटर में, कंट्रोल सेंटर में हीट जो है गेन होता है, ओके। और जब हीट गेन होता है तो ये जो है नर्व इम्पल्स टू स्किन, ये ब्रेन जो है स्किन को जो है इम्पल्स जो है सेंड करते हैं कि आपने क्या करना है, स्किन को कहते हैं कि आपने वेजोडाइलेशन करनी है, ब्लड वेजोडाइलेट होना चाहिए, ओके, ब्लड वेसल्स। तो जब ब्लड वेजोडाइलेट होता है तो इससे जो है स्वेटिंग जो है, वाटर जो है बाहर निकलती है, स्वेट जो है बाहर जाती है, ओके। तो जब स्वेट हमारे बॉडी से बाहर जाते हैं वेजोडाइलेशन के थ्रू, स्किन के थ्रू, तो हमारा बॉडी जो है क्या करता है, कूल, हमारा ब्लड जो है कूल होता है। और जब हमारे सरफेस से जो है इवापोरेशन जो है होता है, तो इवापोरेशन का कूलिंग, तो हमारे सरफेस जो है स्किन के कूल होता है और हमारा बॉडी कूल होता है। तो कूल क्या होता है, टेम्परेचर कम हो गया, तो जब आउटपुट आपके पास कम आया एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म,
तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस ने क्या किया, सेंसर्स ने क्या किया, इसको स्टिमुलस को जो है क्या किया, इसको डिटेक्ट किया, सेंसर्स को हमारे पास जो है इसको रिसेप्टर भी कहा जाता है। और फिर सेंसर ने क्या किया, सेंसर ने कंट्रोल सेंटर को जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है इन्फॉर्म किया, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को, और इफेक्टर ने क्या किया, एक नेगेटिव फीडबैक लूप, और नेगेटिव फीडबैक लूप पे हमारा बॉडी जो है नॉर्मल, ओके, नेगेटिव फीडबैक लूप। अब ये देखिए बॉडी टेम्परेचर एक्सीड, बॉडी टेम्परेचर 37 है, नॉर्मल कितना है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्या हुआ, ये 37 है, इंक्रीज हुआ है। तो नर्व सेल इन द स्किन एंड ब्रेन, ये जो है इन्फॉर्म किया किस चीज को, नर्व सेल इन द स्किन एंड ब्रेन, और इसकी वजह से जो है क्या हुआ, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो है हिपोथैलेमस है, इसने क्या किया, हमारे स्वीट ग्लैंड को जो है इन्फॉर्म किया कि आपने क्या करना है, आपने वेसोडाइलेशन करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है स्वीट जो है आपने बाहर निकालनी है। तो बाहर जो है निकल गई सब जो है वाटर है, तो इस किया गया, ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है, ओके, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव फीडबैक कंटिन्यू, ये अब भी कंटिन्यू है। अब द ब्लड टेम्परेचर फॉल्स, अगर ब्लड टेम्परेचर हमारे पास कम है, ओके, फॉल्स है, कम हो गया, इट स्टिमुलेट ए हीट लॉस, तो ये हीट लॉस जो है स्टिमुलेट करता है सेंटर इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि अच्छा ये तो हीट लॉस हुआ है, विच सेंड इम्पल्स टू द स्किन, तो ये ब्रेन जो है डायरेक्ट जो है स्किन को इम्पल्स सेंड करता है, कॉजिंग वेसो कंट्रैक्शन, आपने वेसो कंट्रैक्शन करना है, विसल जो है कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, एंड द सेसेशन ऑफ स्वीटिंग, ताकि मजीद स्वीटिंग ना हो, वाटर बाहर ना जाए, ओके, दीज चेंजेस रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द स्किन, तो ये जो हमारे पास है ये क्या करता है, हमारे स्किन के जो है हीट लॉस जो है रिड्यूस करता है, फिर हमारा जो है हीट लॉस नहीं होता है, ओके। तो ये क्या होता है, हीट लॉस जो है पहले ज्यादा हुआ था, अब कम हुआ है, तो हीट लॉस आउटपुट क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। द वार्मर और कूलर ब्लड प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक टू द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन, तो स्टूडेंट्स ये बात एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, वार्मर या कूलर ब्लड प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन, ओके। Negative feedback is the primary homeostatic mechanism that keep a variable close to a primary value or set point, ये हमारे बॉडी के जो नॉर्मल या हमारे के बॉडी के जो सेट पॉइंट है, इसी को जो है क्या करता है, इसको जो है मतलब बरकरार रखता है, ओके, इसी को जो है मेंटेन रखता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें स्टूडेंट्स, हमारा बॉडी कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म को यूज करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, ओके। ए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म हैज 3 कंपोनेंट्स, ओके, 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए सेंसर है, जो सेंसेस जो है, हम सेंसेस जो है अगर हमारे स्किन जो है डिटेक्ट करते हैं ना सेंसेस को, ए रेगुलेटरी सेंटर जो हमारे पास ब्रेन है जो रेगुलेशन करता है, एंड इफेक्टर जो हमारे पास मसल्स है या ग्लैंड है, ओके। दिस सेंसर डिटेक्ट ए चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसमें जब हमारे सेंसर जो है चेंजेस को डिटेक्ट करता है, तो रेगुलेटरी सेंटर एक्टिवेट द इफेक्टर, तो रेगुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इफेक्टर को जो है एक्टिवेट करता है, द इफेक्टर रिवर्स द चेंज, और इफेक्टर क्या करता है, चेंज को रिवर्स करता है, एंड ब्रिंग कंडीशन बैक टू नॉर्मल अगेन, और फिर हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन रखता है, ओके स्टूडेंट्स। Another example of negative feedback is the control of the hormone estrogen. Second example हमारे पास है negative feedback mechanism के, वो है estrogen हार्मोन, okay. This pituitary body produce follicle stimulating hormone FSH, which promote the development of the ovarian follicles and cause the ovaries to produce estrogen. पिट्यूटरी जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, तो ये क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये जो है क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करता है, तो जब एफएसएच क्रिएट करता है, इसको प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करता है, ये एफएसएच आते हैं और हमारे जो फीमेल के जो हमारे पास जो ओवेरियन है या जो हमारे पास ओवरीज है, तो इसमें फॉलिकल को जो है स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल के जो है डेवलपमेंट करता है, ओके। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, तो फॉलिकल को जो है स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल को जो है मतलब इसके साइज और इसके डेवलपमेंट करता है आगे, ओके। इससे क्या बनता है, ओवा जो है बनता है, एग बनता है, ओके। तो
ये जो है एफएसएच का काम है। तो एफएसएच जब ओवरी फॉलिकल्स को जो है डेवलप करता है, तो इसके साथ साथ जो है ओवरी फिर क्या करता है, एस्ट्रोजन को जो है प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है प्रोड्यूस करता है। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल्स जो है इसको डेवलप करता है। ओके, तो जब इसको डेवलप करता है, तो जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तो फिर ओवरीज क्या करता है, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। ओके, इनडायरेक्टली। तो एस्ट्रोजन आल्सो एक्ट ऑन द यूटेरस एंड कॉज इट लाइनिंग टू थिकन, और एस्ट्रोजन क्या करता है, ये यूटेरस पे एक्ट करता है और इसके जो लाइनिंग है, ओके, एंडोमेट्रियम है, इसी को जो है थिक करता है। ओके, तो फिर क्या होता है, when the estrogen reach a certain level in the blood, it acts on the pituitary and stop the production of more FSH। तो ऊपर से जो है एफएसएच ज्यादा जो है प्रोड्यूस होता है, तो एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। तो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो ओवरी मोर जो है एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, ये आते हैं यूटेरस पे एक्ट करता है और यूटेरस को मोर थिकर बनाता है। तो लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा होता है तो ये वापस आके एफएसएच जो हार्मोन है इसी को जो है इनहिबिट करता है, इसी को स्टॉप करता है। तो जब इसी को स्टॉप करता है तो ये क्या है, ये हमारे पास आउटपुट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एफएसएच का लेवल डिक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ओके, एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है एफएसएच लेवल को। ओके, इन दिस केस एस्ट्रोजन इज एक्सर्टिंग ए नेगेटिव फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी। तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन ये नेगेटिव फीडबैक करता है पिट्यूटरी पे और इसको जो है इनहिबिट करता है। इफ द एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड फॉल, और जब एस्ट्रोजन लेवल ब्लड में फॉल होता है, कम होता है, द पिट्यूटरी बिगिन टू सीक्रेट एफएसएच अगेन। फिर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एफएसएच को जो है सीक्रेट करना स्टार्ट करता है, और फिर से जब एफएसएच लेवल ज्यादा होता है तो फॉलिकल डेवलपमेंट, तो ओवरी जो है अफेक्ट होता है एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा, जब एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है ब्लड में तो फिर से एफएसएच जो है इनहिबिट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सेम डायरेक्शन। और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है या हम इंटरनल हमारे बॉडी के जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा होता है। ओके, इंटेंसिफाई होता है, तो ये और भी इसके डायरेक्शन में जाता है, ये भी इसके साथ जाते जाते इसको जो है और भी इंक्रीज करता है। तो इसमें एक एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग वाला एग्जांपल और रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। इसके एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जब हमारे ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड जो है हमारा स्किन जो है इंटैक्ट होता है, कट होता है, तो ज्यादा ब्लड बाहर निकलता है। जब बाहर ब्लड निकलता है तो ज्यादा जो है क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं और वहां पे जो है एक मिशवाक बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है क्या आते हैं, बार बार जो है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, तो ब्लड जो है बाहर निकलने नहीं देता है। तो आउटपुट क्या हुआ, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स जो है बहुत ज्यादा हुआ, आउटपुट ज्यादा हुआ, तो ये ब्लड क्लॉटिंग है। ओके, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। और डिलीवरी के दौरान फीमेल के जब डिलीवरी होते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये क्या होता है, इस दौरान जो है ऑक्सीटोसिन की जो रिलीज होता है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखें ये क्या होता है, जब हेड ऑफ बेबी सर्विक्स को जो है टच करता है, ये हेड ऑफ बेबी है और ये जो है क्या है, यूटेरस के जो सर्विक्स है, वेजाइना है ये, ठीक है। तो ये इसको जो है क्या करता है, इसको बार बार जो है पुश करता है। तो जब इसको पुश करता है सर्विक्स को, तो ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। तो यहाँ पे जो नर्व होते हैं, ओके, रिसेप्टर होते हैं, वो नर्व्स के थ्रू जो है ब्रेन को जो है इन्फॉर्म करता है कि ये बार बार जो है हिट होता है। ओके, तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है, आता है और ब्लड स्ट्रीम में यूटेरस पे, तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे जो है आता है। तो ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आता है और वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड सर्विक्स। तो ये जो हमारे पास ये जो यूटेरस है, ओके, ये जो यूटेरस है सर्विक्स है, ओके, तो ये सर्विक्स बिल्कुल क्लोज है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाहर की तरफ जो है खींचता है इसको। ओके, तो ये जब ओपन होता है इसी तरह, ओके, तो पुश बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स, तो बेबी की जो हेड है वो बाहर की तरफ से जो है आता है, ठीक है, इसी तरह करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, इसी तरह इसी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको पुश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर इसको पुश करता है, ओके, तो ये बाहर की तरफ से जो है जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आउटपुट किया या आउटपुट में ऑक्सीटोसिन लेवल ज्यादा हुआ तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आता है और ये जो यूटेरस के जो वाल्स है, ओके, ये जो यूटेरस के वाल है इसी को जो है इसको कंट्रैक्ट करता है। तो जब इसी को कंट्रैक्ट करता है, इसी को अगर पुश करता है तो ये बेबी आगे जाएगा ना, तो ये बेबी आगे जाता है। ओके, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। रूल ऑफ होमोस्टेसिस, द लिविंग प्रोसेस इन द सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे जो सेल्स होते हैं, तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम के थ्रू जो है काम करता है, स्पीड अप करता है एंजाइम रिएक्शन को। These enzymes work best in specific conditions such as those of temperature and pH। और ये जो एंजाइम है तो ये स्पेसिफिक कंडीशन पे जो है डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे एंड पीएच पे। अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा तो एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, डीनेचर होगा, तो एंजाइम काम नहीं करा। तो जब एंजाइम काम नहीं करता तो हमारा सेल जो है रिएक्शन नहीं करता, तो हमारा बॉडी काम नहीं कर सकता है। या अगर सेल के जो पीएच है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अगर वो इफेक्ट हुआ तो हमारा एंजाइम जो है फिर भी काम नहीं कर सकता है। ओके, तो एंजाइम के लिए हमारे बॉडी के होमोस्टेसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एनी चेंज इन दिस कंडीशन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ एंजाइम एंड मे लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। जब एंजाइम काम नहीं करता, एंजाइम जो है प्रोटीन जो है, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, तो अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन डीनेचर होता है। पीएच अगर ज्यादा कम हो गया, ज्यादा या टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया, एंजाइम तो स्पेसिफिक होता है ना, मतलब टेम्परेचर और पीएच के इफेक्ट से वो जो है इफेक्ट होता है ना, तो इसकी वजह से जब एंजाइम काम नहीं करता तो सेल के डेथ हो सकता है। तो जब सेल के डेथ तो अल्टीमेटली होल ऑर्गेनिज्म, तो होल ऑर्गेनिज्म की जो है डेथ हो सकती है। ओके, दिस इज वाई द इंटरनल एनवायरनमेंट नीड टू बी रेगुलेटेड एंड केप्ट कॉन्स्टेंट। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो रेगुलेटेड होना चाहिए और कीप कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ओके, इनफैक्ट हकीकत में द इंटरनल कंडीशन आर नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट। याद रखना हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये 100% जो है ये एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। इससे पहले हमने डिफिनेशन में डिस्कस किया कि नैरो लिमिट्स इसमें आ सकते हैं, बट अलाउड टू वेरी विद इन वेरी नैरो लिमिट्स। इसमें नैरो लिमिट्स हो सकते हैं। किस तरह, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वेराइज बिटवीन 36.1 37.8, 36.1 से 37.8 तक ये जा सकता है, ये नॉर्मल है। ओके, ऐसा नहीं कि बस 36.1 है, अगर 36 हो गया या 36.2 हो गया तो बॉडी के सेल जो है डेथ हो सकती है, ऐसा नहीं है। नैरो लिमिट के साथ ये चेंज हो सकते हैं। द एवरेज टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पेपर में आ चुका है। एवरेज बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी के कितने हैं, 36.8 है। एनाटॉमी पेपर में ये एमसीक्यूज आ सकता है। There is no specific organ which control homeostasis except possibly the brain। ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन हमारे पास नहीं है जो होमोस्टेसिस को जो है कंट्रोल कर सके सिवाय ब्रेन के। बस ब्रेन हमारे पास एक जो है स्पेसिफिक ऑर्गन है होमोस्टेसिस के लिए। The skin, kidney, liver, endocrine system, nervous system and sensory system all play a part in maintaining the internal environment within narrow limits। Okay, ये skin, kidney, liver, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ये सब जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है क्या करता है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है और मेंटेन करने में जो है हेल्प करता है। ओके, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है। स्किन के थ्रू होमोस्टेसिस होता है ना, जब वेजोडाइलेशन करता है हमारा स्किन, ओके, तो ज्यादा जो है स्वेट बाहर निकालता है, तो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। ओके, और अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कम है तो क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग नहीं होता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो ये स्किन भी होमोस्टैटिक ऑर्गन है, किडनी भी जो है होमोस्टैटिक ऑर्गन है। अगर हमारे बॉडी में वाटर लेवल ज्यादा है, ब्लड में वाटर लेवल ज्यादा है, तो हमारा एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये जाता है और मतलब इसका लेवल जो है ज्यादा होता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इन्हें को जो है मतलब बाहर निकालता है यूरिन में। तो जब इन्हें बाहर निकालता है तो इसके साथ वाटर भी बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं।
तो इसी तरह जो है किडनी भी है, लिवर भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ओके, सेंसिटिव सिस्टम है। एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस, द स्किन इज ए होम्योस्टेटिक ऑर्गन विच हेल्प मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन द लिमिट गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड। ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। The external temperature varies during the day and from season to season. External temperature जो है डे बाय डे जो है ये चेंज होता है, सीजन में जो है चेंज होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, sometime by much as 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जा सकता है, बट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्टे एज अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर जो है सीजन भी चेंज होते हैं, दिन रात में जो है टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है और 30 तक आ सकता है। लेकिन हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ओके, इंटरनल जो है टेम्परेचर है वो बिल्कुल 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये क्या हुआ, ये एक होम्योस्टेसिस है। दिस इज अचीव्ड बाय स्वीटिंग, स्वीटिंग के जरिए हम इसको अचीव करते हैं। ओके, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड शिवरिंग। अगर हमारे बॉडी के जो है हीट लॉस हुआ है, हमारे बॉडी के जो है टेम्परेचर कम हुआ है, तो शिवरिंग के थ्रू हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ओके, ये जो सेक्शन थ्रू स्किन्स होते हैं, ओके, द स्वेट ग्लैंड्स एक्सट्रैक्ट स्वीट फ्रॉम द ब्लड एंड पासेस इट अप द डक्ट टू द स्किन सरफेस वेयर इट्स एवापोरेट। ये स्वेट ग्लैंड क्या करता है, ये स्वेट को जो है एक्सट्रैक्ट करता है ब्लड से थ्रू वेजोडाइलेशन। ओके, और फिर इसको जो है बाहर सरफेस पे जो है, स्किन सरफेस पे जो है निकालता है, और फिर स्किन से जो है ये इवेपोरेट होता है। ये डायग्राम में देखे ना, इवेपोरेशन होता है ना, स्वेट पोर्स होते हैं। ओके, ये स्वेट ग्लैंड होते हैं और ये ब्लड वेसल है, इससे जो है ये लेता है। ओके, वेजोडाइलेशन, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइज, जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर राइज होता है, ज्यादा होता है, द ब्लड वेसल इन द स्किन डायलेट, तो हमारे ब्लड के जो वेसल्स है, ओके, वो डायलेट होता है, बिकम वाइडर, इसके साइज जो है ज्यादा होता है, एंड अलो मोर ब्लड टू फॉलो नियर द सरफेस, और ये ज्यादा ब्लड जो है क्या करता है, इस पे आता है। द हीट लॉस फ्रॉम द ब्लड थ्रू द स्किन, और ज्यादा हीट जो है ब्लड में आता है और वो जो है स्किन जो है गेन करता है। ओके, हेल्प कूल द सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसी तरह जो है वेजोकंस्ट्रक्शन, इफ द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है, द ब्लड वेसल इन द स्किन कंस्ट्रक्ट, तो ब्लड में जो वेसल होते हैं वो जो है तंग होते हैं, वो जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं। लेस वार्म ब्लड फ्लो नियर द सरफेस, सो लेस हीट इज लॉस्ट। तो जब ब्लड जो है नहीं आता ज्यादा, ब्लड वेसल जो है तंग हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो ब्लड इसमें ज्यादा नहीं आता, तो ज्यादा जो है हीट नहीं आता, तो स्किन जो है ज्यादा हीट गेन नहीं कर सकता। ओके, एग्जाम्पल 2 है इन द सेल। अगर हम सेल की बात करें, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, जब हमारे सेल्स में प्रोटीन के ब्रेकडाउन होता है, डेली लाइफ में होता है ना, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होते हैं ना, जब हम प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या होता है, प्रोड्यूस द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो जब प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड जो है ब्रेकडाउन होता है, तो इसके जरिए नाइट्रोजनस कंपाउंड क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी में, जैसा कि यूरिया। ओके, इफ देयर वेयर allowed to accumulate in the cell, it would damage or kill them। और ये यूरिया हमारे बॉडी में जो है जब जमा होता है, तो ये हमारे बॉडी को जो है डैमेज कर सकता है। ओके, लेकिन ये होम्योस्टेसिस के थ्रू जो है बाहर निकलता है, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, यूरिन में। ओके, दिस होम्योस्टेटिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द किडनी थ्रू विच यूरिया आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी। तो किडनी ऐसे होम्योस्टेटिक ऑर्गन, ये यूरिया जो है बाहर एग्जिट करता है थ्रू यूरिन। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की 3 स्टेजेस हैं। ओके, दे आर सेंसिंग है, प्रोसेसिंग है और रिस्पॉन्डिंग है। ओके, सेंसिस क्या होता है, रिसेप्टर होता है, प्रोसेसिंग जो कंट्रोल सिस्टम था, ब्रेन होता है, रिस्पॉन्डिंग इफेक्टर होता है, ऑर्गन, और जो हमारे पास ऑर्गन है या हमारे पास जो है क्या होता है, ये ग्लैंड्स होते हैं। These stages are managed by the receptor, control center and effector respectively. These stages work in continuous manner of the maintenance of the homeostasis. Okay students, sorry, सेंसिंग में क्या होता है, रिसेप्टर इज वेयर सेंसिंग इज परफॉर्म। रिसेप्टर जो है सेंसिंग करता है। ओके, सेंसिंग परफॉर्म करता है कि तो सेंसेस है, ये तो हीट है, कूलनेस है, शार्प मटेरियल है। इट इज द सेंसिंग एलिमेंट which is responsible for monitoring and responding to change in internal or external environment। जो internal environment या external environment में जो changes आते हैं, तो ये सेंसिंग है
जो हमारे जो है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है मॉनिटर करता है और इसको रिस्पॉन्ड देता है, तो ये सेंसिंग होता है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। फिर प्रोसेस है, द कंट्रोल सेंटर इज वेयर प्रोसेसिंग हैपन्स। कंट्रोल सेंटर पर होता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, तो वो प्रोसेसिंग जो है करता है। इट इज आल्सो नोन एज द इंटीग्रेशन सेंटर, इसको इंटीग्रेशन सेंटर भी कहा जाता है। ओके, वो इंटीग्रेशन करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, ये रिसेप्टर से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रिसीव करता है और फिर इसको जो है आगे रिसेप्टर पे जो है एक्ट करता है। ओके, रिस्पॉन्डिंग क्या होता है? अफेक्टर इज अ पार्ट वेयर विच इज इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। जो कमांड्स कंट्रोल सेंटर से आती है ब्रेन स्पाइनल कार्ड से, तो वो इफेक्टर ने क्या करना है? इसको फॉलो करना है। इट में आइदर एनहेंस और अपोजिट द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस के अपोजिट भी हो सकते हैं, स्टिमुलस की जो है के फंक्शन को एनहेंस भी कर सकता है। ओके, और ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस हैं। वोग ए ग्रांट ए 2009 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 12 एडिशन है, न्यूयॉर्क यूएसए एल्सेवियर। ओके, ये मुख्तलिफ किस्म के, इसके साथ साथ आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, रोस एंड विल्सन भी देख सकते हैं। केम्यू वाले ज़्यादा जो है इसको फॉलो करते हैं, और इसके साथ साथ केम्यू वाले ने जो स्लाइड बुक्स शेयर किया है, ओके, तो आप लोगों ने इसको जो है परचेस करना है और इसी को जो है आप लोगों ने क्या करना है, इसी को आपने जो है फॉलो करना है, तो आप लोगों के पेपर में कोई मसला नहीं होगा। ओके, और ये स्लाइड जो है कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट को आप लोगों के साथ शेयर किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। कल जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।